आज हम उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने जा रहा है 9 तारीख को, उसके लिए करंट अफेयर्स लाए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं को उठा रखा है जो आपके आयोग की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि सीधे सीधे आयोग कम ही पूछता है, अधिकतर प्रश्नों को घुमा के पूछता है। कई बार ये होता है कि हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे अटेम्प्ट इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उसका एक पक्ष हमने छोड़ दिया होता है। तो इस संबंध में मैंने ऐसे क्वेश्चन बना रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा एक बार इनको अच्छे तरीके से पूरा, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना में कितनी आयु तक सीमा तक के खिलाड़ियों को चयनित किया जाएगा। ये योजना मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना आपका खिलाड़ियों के लिए है जो विभिन्न आपके स्तरों में प्रतिभा करते हैं, उनको छात्रवृत्ति दिए जाने के संबंध में। तो इसमें आयु सीमा क्या रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑप्शन ए 12 से 15 वर्ष, दूसरा है 14 से 21 वर्ष, तीसरा है 14 से 23 वर्ष और चौथा है 15 से 23 वर्ष। तो उदयमान जो योजना है उसमें आयु सीमा रखी है आपके 14 वर्ष से 23 वर्ष के। तो इसमें कोई भी खिलाड़ी जो 14 वर्ष से 23 वर्ष तक का है उसके लिए आपके इस जो आपका छात्रवृत्ति है उसमें उसे सम्मिलित किया जाएगा। तो इसमें एक निर्धारित बजट रखा है और हर साल एक निश्चित संख्या में खिलाड़ियों को सम्मानित करने की योजना है, सम्मिलित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड के किस स्थान पर लगाया गया। हर्बल पार्कों का मतलब जड़ी बूटियों का पार्क जो मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से लगाया गया है, वो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो उत्तराखंड में आपका ए माणा गांव, बी मलारी गांव, सी मुनस्यारी और डी केदारनाथ। तो जो आपका भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क लगाया गया हाल ही में चमोली के माणा गांव में लगाया गया है। ये सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है पूरे देश का, मतलब इतनी ऊंचाई पर अन्य कोई भी देश का, हमारे भारत में अन्य इतनी ऊंचाई पर स्थित कोई भी आपका जड़ी बूटियों या हर्बल का पार्क नहीं है। तो इसका आंसर माणा गांव है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम यानी कि ताड़ का वन किस स्थान पर लगाया गया। पाम के वृक्ष 110 प्रजातियां इसमें आपके सम्मिलित की गई हैं ताड़ की। तो उसके लिए किस स्थान पर आपके वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है ताड़ का। ए कोटद्वार में, बी ऋषिकेश में, सी हल्द्वानी में और डी देहरादून में। तो इसका सही आंसर है हल्द्वानी। हल्द्वानी में इसका चयन किया गया है। और ताड़, क्योंकि भारत तेल की बहुत समस्या से गुजर रहा है, तो जो पाम ऑयल है जिसे हम ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं, उसकी खेती के लिए भारत ने एक पाम मिशन चला रखा है पूरे देश में। इसमें फिलहाल 11,000 करोड़ रुपए का बजट है भारत सरकार का। तो उत्तराखंड सरकार में उत्तराखंड को जो अलॉट हुई है जगह, उसमें हल्द्वानी का चयन किया गया है। तो ये आपका हल्द्वानी में पामेटम का, यानी कि पामेटम का मतलब है पाम का बाग या बागीचा, यह हल्द्वानी में लगाया गया है। तो ये आपका भारत का जो आपका पाम मिशन है उसका एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय पर्यटन शिखर सम्मेलन में किस पर्वत श्रेणी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है स्थान, मतलब भारत की पर्वत श्रेणियों में जो सबसे बेस्ट आपका क्या है स्थान है जहां पर्यटन के लिए, उनमें से किसको चुना गया ये पूछा है। ए गोपेश्वर को, बी औली को, सी मसूरी को और डी मुनस्यारी को। तो ये पूरे अखिल भारतीय सम्मेलन है, पूरे देश भर के जो डेस्टिनेशन है उनका चयन होता है। तो इसमें मुनस्यारी को सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है पर्वतीय श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया है। अभी जो उत्तराखंड सरकार ने 2023-24 का बजट जारी किया है, उसके लिए G20 सम्मेलनों के लिए अलग से बजट अलॉट किया है।
तो G20 सम्मेलन, क्योंकि इसकी 3 बैठकें उत्तराखंड में तय है, एक आपको पता है कि रामनगर में आयोजित हो चुकी है, 2 मई में ऋषिकेश में होनी है, तो 3 बैठकें हैं, बड़े आयोजन है, क्योंकि G20 देशों के कई सारे प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उनके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है, पूरे 100 करोड़ का। अच्छा खासा रकम है 100 करोड़, क्योंकि उत्तराखंड सरकार का बजट इतना ज़्यादा है नहीं, तो उसमें से ये आपका केवल किसके लिए है, G20 शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करने के लिए, जिनमें विभिन्न तरह के तत्व हैं। तो ये आपका G20 शिखर सम्मेलन की जो 3 बैठक हैं उनकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, तो उसके लिए 100 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड के किस स्थान पर लगाया गया है? हरित ऊर्जा आधारित यानी कि ग्रीन एनर्जी, जो हमारे किसी फॉसिल्स फ्यूल यानी कि जैव जो आपके जो हमारे जैविक जितने भी हमारे ईंधन हैं, जो हम कोयला या फिर डीजल पेट्रोल इनसे प्राप्त करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही साथ इनके स्टॉक भी सीमित हैं, रिन्यूएबल नहीं है, तो उनको छोड़ करके हरित ऊर्जा का मतलब जो इको फ्रेंडली हो, ऐसा जो आपका हमारे पर्यावरण के लिए बहुत मित्रवत हो और उसमें पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, तो ऐसा हरित ऊर्जा आधारित देश का पहला जो आपका सौर पैनल कारखाना है वो रुद्रपुर में स्थापित हुआ है, स्थापित किया जा रहा है, और इसे देश की जानी मानी कंपनी ल्यूमिनस लगा रही है, रुद्रपुर। तो इसका सही आंसर है रुद्रपुर, ल्यूमिनस कंपनी द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है। सौर पैनल बनाए जाएंगे इसमें, जो आपके सोलर एनर्जी का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड की किन 2 महिलाओं को सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? जल शक्ति मंत्रालय हर वर्ष आपके नॉमिनेट करता है सुजल सम्मान के लिए, जिन्होंने जल संचय और उसके उपयोग के लिए विभिन्न तरह के काम किए गए होते हैं, उनके लिए। तो उत्तराखंड से 2 महिलाओं का चयन हुआ है, जिन्हें द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ये सम्मान प्रदान कर चुकी हैं। इसमें आपका दिव्या रावत व मीनाक्षी राणा, कमला देवी व ललिता देवी, कविता देवी और निकिता चौहान, नीना जोशी व ललिता देवी। तो इसका सही आंसर है कविता देवी और निकिता चौहान, ये इसका सही आंसर है सी। इन 2 महिलाओं को चुना गया है जल शक्ति सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के टिहरी की निवासी दिव्या नेगी ने किस विषय पर अपना भाषण दिया था? दिव्या नेगी अभी बहुत हाईलाइट हुआ था नाम, क्योंकि G20 सम्मेलन में उत्तराखंड की ओर से ये प्रतिनिधि थी और इन्होंने वहां पर संबोधित किया था G20 सम्मेलन को। तो उनकी जो आपकी थीम थी कि किस विषय पर उनको बात करना है, ये उत्तराखंड की संस्कृति और वेशभूषा, ऑर्गेनिक कृषि, सी वन एवं पर्यावरण, डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इनका जो टॉपिक था वो था उत्तराखंड की संस्कृति और वेशभूषा। तो ये आपका इस पर भाषण दिया था दिव्या नेगी ने G20 सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित था उस पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति और वेशभूषा इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? उत्तराखंड के जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने इसका उद्घाटन करा है। जल्द ही उत्तराखंड में मदर मिल्क बैंक बन जाएंगे। जैसे आपका ब्लड बैंक होता है जहां पर जरूरतमंद को खून मिल जाता है, वैसे ही माँ का दूध भी मिल जाएगा जरूरतमंद को, क्योंकि माँ का दूध क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माँ के दूध में बहुत सारे एंटीबॉडी होती हैं जो अन्य दूध में नहीं हो पाती हैं, तो उससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता और उसका शारीरिक विकास बहुत संतुलित होता है। इससे कुपोषण की समस्या पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जो मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा, जहां माँ का दूध जरूरतमंदों को आसानी से मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा पहला, यानी कि ए, यानी कि पहला राज्य है ये मदर मिल्क बैंक स्थापित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय
क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद मतलब जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषदें हैं उसमें जो सेंट्रल है पांच में से, तो उसकी जो क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? इसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्षेत्रीय परिषद के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं राज्यों के उसमें, और जो हमारे मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में ये आयोजित हुई थी। तो ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी देहरादून और डी मसूरी। तो क्षेत्रीय परिषद की जो आपका स्थायी समिति की बैठक थी सेंट्रल की, वो आपका देहरादून में आयोजित हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा देहरादून। ये ठीक आंसर है, यहीं पर आयोजित हुई थी और 4 राज्यों के उत्तराखंड सहित इसमें प्रतिभाग किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है? उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त करने के लिए बहुत तेजी से अभियान चल रहा है, क्योंकि पहाड़ों में भी नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण न सिर्फ आर्थिक क्षतियां हो रही हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का जो जीवन है वो बर्बाद हो गया है। बहुत सारे बच्चों को विभिन्न तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो नशा मुक्त करने के लिए उत्तराखंड में एक उत्तराखंड पुलिस ने भी बहुत जबरदस्त आपका अभियान चला रखा है, ऑपरेशन क्रैकडाउन नाम से। ऑपरेशन क्रैकडाउन। क्रैक डाउन नाम से। तो ये आपका धरपकड़ करने के लिए है और इसमें नारकोटिक्स जो आपके विभाग है वो भी बहुत तेजी से काम कर रहा है, आबकारी विभाग जो भी इससे रिलेट होते हैं वो काम कर रहे हैं। और ऑपरेशन क्रैकडाउन केवल नशा मुक्ति की ओर उत्तराखंड को ले जाने के लिए। तो इसका सही आंसर है 2025। 2025 तक का लक्ष्य तय किया है कि उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित सैन्य अभ्यास दस्तलिक या दुस्तलिक 2023 में किन 2 देशों की सेनाओं ने प्रतिभाग किया? ए कजाकिस्तान, भारत, बी भारत और उज्बेकिस्तान, सी भारत और अफगानिस्तान, सी भारत और नेपाल। ये ऑपरेशन दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच के सैन्य अभ्यास हैं जो हर वर्ष किए जा रहे हैं। ये चौथा सैन्य अभ्यास था। पहला इंडिया में ही हुआ था, आपके पहला कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में हुआ था, उसके बाद दूसरा रानीखेत में हुआ, तीसरा फिर आपका उज्बेकिस्तान में हुआ और चौथा फिर से भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें 2 पार्टिसिपेंट हैं, उज्बेकिस्तान और भारत की सेनाओं के मध्य। अभी भारत की ओर से जो आपके गढ़वाल राइफल्स है उसकी यूनिट ने भाग लिया था इसमें। तो दस्तलिक आपके उज्बेकिस्तान की सेनाओं के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, चौथा संस्करण है, 2019 में शुरू हो गया था। 19, 20, 21 और 20 वाला नहीं हो पाया था उसके चलते, और 21, 22 और ये चौथा है 23वां। अगला, उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% 37 आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया है? देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जा सकता है और उत्तराखंड के विषय में भी, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि उत्तराखंड में एक रिट याचिका में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण से वंचित कर दिया गया था। उसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपके भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 15(3) का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी राज्य अपने उस वर्ग को, जो वर्ग उस राज्य में पिछड़ा हुआ है किसी भी वजह से, आर्थिक रूप से या अन्य उससे, वो कोई भी वर्ग हो सकता है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या फिर महिला हो, अगर वो पिछड़ा हुआ है तो उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है। और इसके द्वारा किया गया प्रयास संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और आपका 29 और उसके अलावा 39, इन अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15(3), इसके तहत दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसे बहाल करने की आपके इजाजत दे दी, तो उत्तराखंड ने फिर से 30% 37 आरक्षण उत्तराखंड में महिलाओं को प्रदान कर दिया है। तो ये आपका इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है? हिम प्रहरी, ए पलायन रोकना, बी हिमालय ग्लेशियरों को बचाना, सी हिमालय क्षेत्रों में आग को रोकना और डी हिमालय में वृक्षारोपण। तो जो हिम प्रहरी परियोजना है वो उत्तराखंड के युवा और जो आपके विशेषकर आर्मी से रिटायर हो चुके आपके बुजुर्ग हैं या आर्मी से रिटायर्ड जो एक्समैन हैं उनके लिए है, जिनका उद्देश्य है पलायन को रोकना। वो पहाड़ों पर बने रहे, पहाड़ों की डेमोग्राफी यहाँ के मूल निवासियों से ही बनी रहे, उसमें बाहर के लोगों का आगमन न हो, क्योंकि उत्तराखंड सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। ये नेपाल के साथ भी और चीन के साथ भी बॉर्डर बनाता है, तो वहाँ से उत्तराखंड में कोई भी आपके अनधिकृत जो भी चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ के स्थायी निवासियों की नज़र में जल्दी आ जाएगा। यहाँ की स्थिति को समझते हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को समझते हैं, यहाँ के लोगों को पहचानते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ के रास्ते, यहाँ की जो आपकी चीज़ें हैं उनके विषय में भौगोलिक जानकारियाँ स्थानीय लोगों को अच्छी होती हैं। इसीलिए बॉर्डर क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की बसावट सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये आपका हमारा पलायन रोकने का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है। एक तो संतुलित विकास है, वो तो है ही हमेशा से पलायन का, लेकिन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हिम प्रहरी इसीलिए नाम दिया गया इसको, क्योंकि हिम प्रहरी का मतलब है जो हिमालय की रक्षा करे, और ये रक्षा ऑटोमेटिक हो रही है। अगर यहाँ के निवासी यहीं पर रह रहे हैं तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्पेस नहीं बनेगा। स्पेस बनेगा भी तो पता चलेगा कि कौन कब और कहाँ से आ रहा है, हमारे लोकल का कौन है, बाहर का कौन है, ये सब स्थानीय लोग जानते हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प ए, पलायन को रोकना। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, जो बजट से पहले प्रस्तुत होता है, अभी 2023-24 का जो बजट आया है उसके अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? तो 2022 तक राज्य में आय 2.03 लाख, यानी कि 2,03,000, 2,33,000, 3 लाख या 2,53,000। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? यहाँ प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2,33,000 हो गई है, जो ठीक ठाक है। आपके उत्तराखंड की जो आपके भारत की राष्ट्रीय आय है उसके ही आसपास बनी हुई है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी प्रति व्यक्ति आय मानी जाती है, जो राज्य के विकास का एक तरीके से रोड मैप भी बनाती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ना हमेशा किसी भी राज्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बताता है कि वहाँ की राष्ट्रीय आय में कितना सुधार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की मानसखंड झांकी में इसमें से क्या सम्मिलित नहीं था? अभी 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो आपके उत्तराखंड की झांकी थी, जो देश भर में पहले स्थान पर रही, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो उसमें आपके मानसखंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व था इस बार। पिछली बार आपका गढ़वाल क्षेत्र का था, इस बार मानसखंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र का था। तो क्या सम्मिलित नहीं है कह रहा है? लोक कला एवं छोलिया नृत्य, सी बागेश्वर धाम और डी कार्बेट पार्क। तो इसमें सही आंसर है बागेश्वर धाम। ये नहीं था, एक्चुअल में जागेश्वर धाम जो आपके मंदिरों के फोटो या मंदिरों की प्रतिकृतियां थी वो जागेश्वर मंदिर की थी। तो 4 ही चीजें थी उसमें, लोक कला एपण को दर्शाया गया था, छोलिया नृत्य, कॉर्बेट नेशनल पार्क और आपके बागेश्वर धाम की जगह जागेश्वर धाम होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि ये नहीं था जो वो प्रश्न में पूछ रहा है। इसके स्थान पर होना चाहिए था जागेश्वर धाम। ये 4 चीजें थी इस मानसखंड की झांकी में। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो हमारा पिछला बजट आया था उस बजट से इस बजट के बीच कितने प्रतिशत, यानी कि टोटल जो हमारा बजट का आकार है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसमें जीडीपी जिसे बोलते हैं 17.5%, 18.05%, 18.75 और 19.05%। तो पिछले बजट की तुलना में हमारे इस बार के बजट में जो वृद्धि देखी गई है वो 18.05% की दर्ज की गई है। पिछले से हमारे जीडीपी का आकार इतना प्रतिशत बढ़ गया अगर बेस पिछले वाले को माना जाए। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। उत्तराखंड सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि उत्तराखंड राज्य को सबसे ज्यादा आय कहां से होती है? ये आबकारी शुल्क, आबकारी वैसे एक्साइज ड्यूटी है क्योंकि ये जीएसटी में सम्मिलित नहीं हुआ है अभी तक, तो उसे अब अलग से ही लिया जा रहा है। दूसरा है पर्यटन, तीसरा है केंद्रीय अनुदान और चौथा है खनन। सबसे ज्यादा जो उत्तराखंड सरकार को आय हो रही है वो केंद्रीय अनुदान से होता है, मतलब जो हमारा केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य को जो सहायताएं प्रदान करता है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि केंद्र के द्वारा कोई भी हमें जो मद दी जाती है उसे हम केंद्रीय अनुदान में सम्मिलित करते हैं, वो सबसे ज्यादा हमें वहीं से पैसा मिल रहा है। आय का स्रोत यह है, व्यय का तो आपको पता ही है, वेतन और भत्ते हैं। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी यही खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में आय का सबसे बड़ा स्रोत राज्य सरकार का केंद्रीय अनुदान है और व्यय का सबसे बड़ा स्रोत जो आपका वेतन और भत्ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन को किस वर्ष के लिए उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है? उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड आपका इस वर्ष जो दो खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है, एक चंदन सिंह जो एथलेटिक्स के लिए है और लक्ष्य सेन बैडमिंटन के लिए, तो दो लोगों को चुना गया। लक्ष्य सेन का कौन सा वर्ष था? तो लक्ष्य सेन का वर्ष था 2019-20 का और चंदन सिंह का जो है वो 2021 का है, तो इसका जो आंसर होगा वो 2019-20 का है। तो खेल रत्न इन दो व्यक्तियों को इस बार दिया गया था क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से दिया नहीं जा सका था, तो इस वर्ष आपके इन दो व्यक्तियों को दिया है, जिसमें लक्ष्य सेन का जो आपका वर्ष है वो है 2019 और 20, तो इसका सही आंसर होगा 2019-20। 2021 वाला जो है वो आपका चंदन सिंह है, चंदन सिंह जो एथलेटिक्स के लिए दिया गया, उनको बैडमिंटन के लिए, इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चंदन सिंह बिष्ट का संबंध किस खेल से है, तो वहां पर आप एथलेटिक्स लिखोगे। अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस क्रम के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी हल्द्वानी नगर करेगा? अगले साल उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने हैं, तो वो कौन से नंबर के राष्ट्रीय खेल होंगे ये पूछा जा रहा है। 37वें, 38वें, 39वें या 40वें? 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे, पहले होने थे बट डिले होता चला गया, अब 2024 में इनका होना तय है। देश का जो राष्ट्रीय खेल होते हैं, पूरे देश की टीमें हिस्सा लेंगी अलग अलग स्टेट की, वो उसका क्रम होगा 38वां, यानी कि इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में प्रतिदिन पहाड़ से कितने लोग पलायन कर रहे हैं? पलायन आयोग की हाल ही में अंतरिम रिपोर्ट जारी हुई है, तो उसमें बहुत सारे डेटा हैं, उनको आप वैसे भी देख लीजिएगा पूरा डेटा अगर पलायन आयोग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाए हैं, कई बार बनाए, पिछली बार भी बना था कि उत्तराखंड में किस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा स्थायी पलायन हुआ है। जिले में तो अल्मोड़ा में है, उसके बाद टिहरी जिले में है, तो इनमें आपका सबसे ज़्यादा स्थायी पलायन हो रहा है, जबकि उधम सिंह नगर में सबसे कम पलायन है। उधम सिंह नगर में पलायन की जगह वहाँ पर आबादी लगातार बढ़ रही है। अगर आप दशकीय वृद्धि दर देखोगे तो जिन आपके क्षेत्रों की दशकीय वृद्धि दर बहुत तेजी से गिर रही है, यानी कि पलायन हो रहा है, क्योंकि मृत्यु दर तो इतनी हो नहीं सकती। और दूसरा, जिनकी दशकीय दर प्रजनन दर से भी तीव्र है, तो इसका मतलब वहां लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब पहाड़ से लोग जा रहे हैं, मैदानों में बस रहे हैं। उधम सिंह नगर की सबसे कम है, अल्मोड़ा की सबसे ज्यादा है। तो 230 लोग पहाड़ से प्रतिदिन पलायन कर जाते हैं। ये आपका डेटा है जो आपका उत्तराखंड पलायन और ग्राम विकास आयोग है उसका। 230 लोग प्रतिदिन पहाड़ से मैदानों की तरफ चले जाते हैं, ये आपका इस डेटा में बताया गया, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, चारधाम यात्रा के लिए 900 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है? उत्तराखंड का जो चारधाम यात्रा है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक आपका कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ए, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए, बी, विद्युत सप्लाई के लिए, सी, रोपवे और डी, रेल मार्ग के लिए। भारत के जो आपका सड़क और परिवहन मंत्रालय है उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर, तीर्थ कॉरिडोर। इसमें चारधाम को सम्मिलित किया गया। इसका पूरे रूट में आपके ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए
आपके चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, उनके लिए सुविधाएं स्थापित करी जाएंगी, जिससे कि इस क्षेत्र में ईवी को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आपका गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है और हिमालयी क्षेत्र काफ़ी सेंसिटिव है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें से अधिकतर क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में आता है और उस क्षेत्र में कार्बन के अधिक उत्सर्जन के कारण, गाड़ियों की भीड़ के कारण कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उससे हिमालय ग्लेशियरों की पिघलने की गति बढ़ी हुई है। तो इसीलिए इस पर पर्यावरणीय क्षेत्र में नियंत्रण पाने के लिए आपका ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को जो आपका बढ़ावा देना है, उसके लिए आपका ये इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इस पूरे 900 किलोमीटर का जो आपका सड़क मार्ग होगा, इसमें जगह जगह पर आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्ज बनाए जाएंगे, चार्जर पॉइंट लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति ईवी लेकर के यहाँ आए तो आसानी से वो अपने बैटरी चार्ज कर सके उसकी। और उसके अलावा उनके जो मैकेनिकल इश्यू वगैरह होते हैं उनके लिए भी गैराज वगैरह भी निर्मित किए जाएंगे। यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता नितिन रावत का संबंध किस जिले से है? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है इस बार नितिन रावत को, ये आपके रुद्रप्रयाग जिले के हैं। इनको आपके अपने भाई और अपनी जान को तेंदुए के हमले से बचाने के लिए ये वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, क्योंकि बहुत साहस का परिचय दिलाते हुए इन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि तेंदुए से अपने भाई की जान भी बचाई। एक नल में पानी पीने के दौरान तेंदुए ने इनके ऊपर हमला कर दिया था, तो उसी दौरान पहले इन्होंने अपने को छुड़ाया। जब इन्होंने बाघ के पंजे पकड़ लिए तो तेंदुए के, तो वो छोड़ करके इनके भाई के ऊपर झपट गया, तो फिर इन्होंने डंडे से लगातार उसके प्रयास करके हल्ला मचा करके उसे भगा दिया और दोनों भाइयों की जान बच गई। तो इसी के लिए इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है नितिन रावत को। इनका संबंध रुद्रप्रयाग जिले से है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन, नवाचार मतलब नई चीजें करना, इनोवेशन जो आपका इंडेक्स है 2021 में, पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, पहाड़ी राज्य आपको पता है 11 हैं, 8 नॉर्थ ईस्ट के, 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसके अलावा सिक्किम है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही आता है लेकिन 7 सिस्टर नहीं है, तो 8 हो गए, और 3 जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन 11 राज्यों में से उत्तराखंड को मिला है दूसरा स्थान नवाचार में। नवाचार मतलब इनोवेशन यानी कि कुछ नई चीजें करने, मतलब नए नए आइडियाज खोजने में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला हुआ है। अगला है, उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मतलब इसमें स्पोर्ट्स के ही सिलेबस चलाए जाएंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियां ही होंगी, उसमें डिग्री कोर्सेज होंगे, डिप्लोमा कोर्सेज होंगे। तो वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है? ए देहरादून में, बी हल्द्वानी में, सी श्रीनगर में, डी पिथौरागढ़ में। तो उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपके हल्द्वानी में स्थापित की जा रही है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हैं जो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सीरीज ठीक लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आगे इसे जारी रख पाएँ। अगर आपके अच्छे रिव्यू आएंगे तो निश्चित तौर पर हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे और हफ्ते में एक सीरीज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की लगातार लाएंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की भी लाएंगे। और इन प्रश्नों को थोड़ा समझने का प्रयास भी कर लीजिएगा कि उत्तराखंड में प्रश्न आयोग किस तरीके से, देखो यूके SSSC का जो तरीका था पूछने का वो थोड़ा अलग होता था, आयोग का थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि आयोग अलग तरह की स्तर की परीक्षाएं कराता है। तो वो थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी मेंटल एबिलिटी और किसी समस्या से घबराने और आपके उस समस्या के सुलझाने के जो आपके योग्यताएं हैं उनको भी चेक करना चाहता है, इसीलिए घुमा देता है। आपने पढ़ा तो है लेकिन आप घबरा जाते हो कि ये क्या आ गया है, तो वहाँ पर टैकल करने की जो आपकी क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है। इसीलिए थोड़ा बहुत इन क्वेश्चनों को मैंने घुमा करके बनाया है ताकि आप में जो भी पढ़ने की क्षमता है वो थोड़ा धैर्य के साथ और डेप्थ में पढ़ने की क्षमता डेवलप हो जाए, जैसा आयोग आपसे चाह रहा है।